Hello students, bete, can you hear me? Students, can you hear me? Please tell me yes or not. आवाज नहीं आई बेटे मुझे। नेहा, प्लीज रिप्लाई वंस अगेन। स्नेहा, तरुण, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। देखिए, कल हमने यस्टरडे ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर बेटे फिनिश कर दिया था। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग वाला लेसन अब आपका फिनिश हो चुका है बेसिकली। ठीक है, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट हैविंग 5 फंक्शन। सबसे पहला होता है आपके पास प्लानिंग, व्हिच हैव वी ऑलरेडी डन, जिसमें हम प्लान तैयार करते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर होम टू डू, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, फ्यूचर की आउटलाइन डिसाइड करते हैं। ठीक है, फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। सेकंड था आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में देखिए आपने क्या किया था बेटे। ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन के दौरान आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा कर दिया था। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा कर दिया था और उस स्ट्रक्चर में आपने पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन की थी। ठीक है, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप के कौन किसका बॉस होगा, और साथ ही साथ बेटे पोस्ट क्रिएट की थी। ठीक है, पोस्ट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो पोस्ट जो होते हैं बेटे, वो ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन के दौरान ही क्रिएट होती है। ऑर्गेनाइजिंग के दौरान ही हम पोस्ट क्रिएट कर पाते हैं बेटे। तो अब देखिए सोच के कि ऑर्गेनाइजिंग में जो पोस्ट हमने क्रिएट की थी, अब उन पोस्ट को फिलअप करना है, अब उन पोस्ट को ह्यूमन रिसोर्स से भरना है बेटे। तो ह्यूमन रिसोर्स से भरने के लिए जो मैनेजमेंट का थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसका नाम है स्टाफिंग। जिसका क्या नाम है? स्टाफिंग। वो स्टाफिंग फंक्शन बेटे एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के दौरान जो हमने पोस्ट क्रिएट की थी, उन पोस्ट को फिलअप करना है, जिसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग करनी पड़ेगी, नियुक्तिकरण करना पड़ेगा बेटे। स्टाफिंग को हिंदी में कहते हैं नियुक्तिकरण करना, यानी कि बेटे, ठीक है, उन पोस्ट को ह्यूमन रिसोर्सेज से फिलअप करना। ठीक है, उन पोस्ट जो हमने क्रिएट की है, उन्हें फिलअप करना विद एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स बेटे, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के साथ भरना स्टाफिंग कहलाता है। फोर्थ आपको पता ही है, आपको डायरेक्शन होता है, और फिफ्थ होता है बेटे कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, और ये पांचों फंक्शन के ऊपर आपको एक पूरी यूनिट पढ़नी है, पूरा लेसन पढ़ना है बेटे। तो प्लानिंग पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ चुके हैं, आज बारी है बेटे स्टाफिंग की। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर नंबर 6 या यूनिट नंबर 6 स्टार्ट होने जा रही है, whose name is staffing। देखिए, यूनिट नंबर 6 स्टाफिंग, यानी कि नियुक्तिकरण करना बेटे। ठीक है, स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय स्टाफिंग? तो staffing refers to fill up the vacant, fill up the vacant पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। वैकेंट का मतलब होता है बेटे खाली। तो जो खाली पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे भरना और भरे रहने देना। ठीक है, भरे रहने देना आपका स्टाफिंग कहलाता है। सो स्टाफिंग रेफर्स टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप देम फाइलिंग। कीप का मतलब भरे रखना, कीप देम फाइलिंग विद with बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट बेटे, बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट। तो अब देखिए शॉर्ट में क्या होता है स्टाफिंग या नियुक्तिकरण का अर्थ बेटे। स्टाफिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट पोस्ट जो होती है, खाली पोस्ट जो होते हैं बेटे, उन्हें फिलअप करना और उन्हें फील्ड भरे रखना। ठीक है, कीप देम फाइलिंग विद द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट। ठीक है, और जिस पर्सन से आपको भरनी है वो कैसा होना चाहिए? सुटेबल होना चाहिए बेटे। राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाना स्टाफिंग कहलाता है बेटे। हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन को हाई लेवल की जॉब पर लगाना स्टाफिंग कहलाता है। लेस कॉम्पिटेंट पर्सन को लेस लेवल की जॉब पर लगाना बेटे स्टाफिंग कहलाता है। तो ये है आपका स्टाफिंग। सो स्टाफिंग रेफर्स टू कीप द वैकेंट पोस्ट फिल अप विद द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट। तो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट से बेटे पोस्ट को भरे रखना स्टाफिंग कहलाता है। देखिए बुक में देख लेते हैं स्टाफिंग कंसेप्ट। तो बता रखा है भाई कि पहला और दूसरा फंक्शन पढ़ने के बाद, यानी कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पढ़ने के बाद, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है विच इज कॉल्ड स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग, स्टाफिंग के दौरान क्या होता है देखिए, द ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या था, स्ट्रक्चर डिसाइड किया था। उस स्ट्रक्चर के दौरान वेरियस पोस्ट क्रिएट की थी, अलग अलग पोस्ट क्रिएट हमने की थी बेटे। ठीक है, अब उन पोस्ट को
भरने का टाइम आ चुका है, जो कि बेटे स्टाफिंग के जरिए भरा जाएगा। ठीक है, और स्टाफिंग बेटे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए, प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग, अगर ये बेटे फंक्शन बाई चांस खराब रहते हैं, इनमें कोई लूप होल बचता है, कोई कमी बचती है, तो इन्हें सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर स्टाफिंग के दौरान कोई गलती हो गई, यानी आप रॉन्ग एम्प्लॉय को रॉन्ग पोस्ट पर बेटे पुटअप कर देते हो, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अच्छे ह्यूमन रिसोर्स का होना बड़ा जरूरी होता है, और एक राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाना बड़ा जरूरी होता है। एक रॉन्ग पर्सन आपने बेटे जॉब पर लगा दिया, तो फिर उसका जो खामियाजा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है बेटे पूरी की पूरी कि हम एक बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को उस पोस्ट पे लगाएं या उस पोस्ट पर भरे। ठीक है, आगे देखिए स्टाफिंग की मीनिंग आ रही है आपके सामने, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। सो स्टाफिंग रेफर्स टू फाइलिंग एंड कीपिंग फाइल द पोस्ट विद द पीपल। तो संक्षिप्त में इन्होंने बता दिया कि स्टाफिंग का मतलब होता है वैकेंट पोस्ट को भरना, उन्हें भरे रखे रहना। सो स्टाफिंग मींस अपॉइंटिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन। देखिए आ चुका है एक शब्द कॉम्पिटेंट पर्सन, तो भाई आपको एक कॉम्पिटेंट, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन से बेटे पोस्ट को भरना है। कॉम्पिटेंट तो आप समझ ही गए होंगे बेटे, जिसमें क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज होती है बेटे, ऐसे लोगों से आपको ऑर्गेनाइजेशन को भरना है, ऑर्गेनाइजेशन को फिलअप करना है। रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, थैंक यू। तो मैं बोल रहा था बेटे कि स्टाफिंग का मतलब होता है कॉम्पिटेंट पर्सन से, ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है कॉम्पिटेंट पर्सन से पोस्ट को फिलअप करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट मींस दैट, इसका ये मतलब हुआ बेटे मोर केपेबल पर्सन आर अपॉइंटेड एट मोर इंपॉर्टेंट पोस्ट, यानी कि जो मोर केपेबल पर्सन होते हैं, ठीक है, उन मोर केपेबल पर्सन को हम मोर इंपॉर्टेंट जॉब पर लगाएंगे, ठीक है, क्रिटिकल जॉब्स पर हम पुटअप करेंगे। और जो लेस कॉम्पिटेंट पर्सन है बेटे, ठीक है, जिसके पास क्षमताएं कम है, लेस कॉम्पिटेंट है, कम स्किल है, कम पढ़ा लिखा है बेटे, उसे हम लेस इंपॉर्टेंट जॉब पर फिक्स करेंगे, लेस इंपॉर्टेंट जॉब। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टाफिंग करनी होती है बेटे। So in other words, all the function undertaken to establish coordination between the post and the individual come under the staffing. बेटे स्टाफिंग में जो पोस्ट होती है और इंडिविजुअल होता है, पोस्ट और इंडिविजुअल का कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए द चीफ। अब देखिए स्टाफिंग के दौरान क्या क्या चीजें क्या आती है बेटे, स्टाफिंग के जो सब फंक्शन होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण के अंदर सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करते हैं। भर्ती के दौरान हम बेटे एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं कॉम्पिटेंट पर्सनल से, हम एप्लीकेशन बेटे इशू करते हैं, आवेदन इशू करते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इच्छुक होते हैं, वो उस भर्ती के लिए आवेदन या एप्लीकेशन फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद बेटे सेकंड नंबर आता है सिलेक्शन का। जो आपके पास एप्लीकेशन आई है, अब उन लॉट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से आपको बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन। थर्ड आता है ट्रेनिंग। सिलेक्शन करने के बाद हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो काम को सही ढंग से कर सके और बेटे, ठीक है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उठाकर दे सके। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आता है प्रमोशन। भाई उसको हायर पोस्ट के लिए हम तैयार करते हैं, तो फिर उसका प्रमोशन भी करना होता है। और फिर आता है ट्रांसफर बेटे, ठीक है, तो उसे हम दूसरी जॉब पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, हाई लेवल की जॉब पर भी हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेटे स्टाफिंग के दौरान ये वेरियस 5 एक्टिविटीज होती है। तो स्टाफिंग में सबसे पहले रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि बेटे आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। सेकंड होता है सिलेक्शन। जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है उनमें से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को हमें सेलेक्ट करना है, जो उस पोस्ट को अच्छे से, ठीक है, उस किरदार को, उस रोल को, उस पोस्ट को अच्छे से प्ले कर सके। फिर आता है ट्रेनिंग। बेटे काम को करने के लिए हमें ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसे ट्रेनिंग देंगे। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन के जरिए हमें उसे हायर ऑर्डर की पोस्ट के लिए तैयार करना होता है। फिर होता है ट्रांसफर। बेटे हम उसे किसी और जॉब पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। डेफिनेशन देखिए अकॉर्डिंग टू थियो हाइमैन। हाइमैन ने क्या कहा है, ठीक है, स्टाफिंग के बारे में देखिए। तो हाइमैन ने कहा बेटे द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेनिंग टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर। तो उन्होंने इन 5 एक्टिविटीज से मिलाकर ही बेटे स्टाफिंग की डेफिनेशन दे दी कि स्टाफिंग रेफर्स टू द फंक्शन पर्टेनिंग टू द रिक्रूटमेंट, यानी स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है।
कुंटल ओडोनेल की डेफिनेशन देखिए, आसान सी है इनकी भी, कि द मैनेजर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व, ये स्टाफिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, फाइलिंग एंड कीपिंग फाइल द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो पोजीशंस है उन्हें भरना और उन्हें भरे रहना, कीप देम फाइलिंग हमारा मेन उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है वैसे, ठीक है। तो ये था आपका स्टाफिंग का कंसेप्ट। अब आ रहा है फीचर ऑफ स्टाफिंग, फीचर देख लीजिए, विशेषताएं। स्टाफिंग की विशेषताएं हम देख लेते हैं। देखिए, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, फीचर का मतलब होता है बेटे विशेषताएं। पहली विशेषताएं देखिए, स्टाफिंग जो है हमेशा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होती है। जो स्टाफिंग की जाती है, नियुक्ति की जाती है बेटे, वो मानव प्राणियों की जाती है, मशीनों की स्टाफिंग नहीं होती, मटेरियल की स्टाफिंग नहीं होती, ह्यूमन बीइंग की स्टाफिंग होती है। तो सबसे पहला बेटे एक फीचर है कि रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, जो स्टाफिंग का संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो ह्यूमन बीइंग से होता है। तो स्टाफिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, तो मानव प्राणी से इनका सीधा संबंध होता है बेटे। मानव प्राणियों की ही हम स्टाफिंग या नियुक्तिकरण या हायरिंग करते हैं, मशीन या मटेरियल की हम हायरिंग नहीं करते, मानव प्राणियों की हम हायरिंग करते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टाफिंग इज दैट इट्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग, कि भाई स्टाफिंग का जो रिलेशन है सीधा सीधा वो ह्यूमन बीइंग से होता है। इट मीन्स दैट अनलाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, देखिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग तो केवल पेपर वर्क होता है, पेपर पे हमने प्लान तैयार कर लिए, पेपर पे हमने बेटे पोस्ट क्रिएट कर ली, रिलेशनशिप क्रिएट कर दी, भाई बॉस बता दिया किसका है, कौन सबोर्डिनेट है, बेटे पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन कर दी। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में तो केवल पेपर वर्क होता है, केवल मेंटल, ठीक है, मेंटल बेटे हम काम करते हैं, प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी। अब स्टाफिंग होता है बेटे जहां पर रियली में, एक्चुअली में भर्ती की जाती है, मानव प्राणियों को, ह्यूमन बीइंग को अपॉइंट किया जाता है जॉब को परफॉर्म करने के लिए बेटे। ऑल द एक्टिविटीज डन टू अकम्प्लिश दिस वर्क आर कनेक्टेड विद ह्यूमन बीइंग, तो स्टाफिंग का हर एक पड़ाव, हर एक स्टेप जो है बेटे वो ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है। इसलिए कहा जाए कि ऑल द एक्टिविटीज डन इन द स्टाफिंग इज रिलेटेड टू या कनेक्टेड टू ह्यूमन बीइंग्स, they may be recruited, selected, trained and promoted and transferred, तो ह्यूमन बीइंग को ही हम सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं का ही बेटे रिक्रूटमेंट की जाती है, उन्हीं की भर्ती की जाती है, उन्हीं का प्रमोशन होता है, उन्हीं की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो ये फंक्शन है स्टाफिंग का पूरी तरह से बेटे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। तो इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, पहला फीचर था। सेकंड फीचर देखिए, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, तो सिंपल सी बात है बेटे, जैसे प्लानिंग है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, वैसे ही आपकी स्टाफिंग भी है। तो ये मैनेजमेंट का एक सेपरेट अलग से फंक्शन है, ये किसी का सब फंक्शन या सब पार्ट नहीं है, ये खुद एक अलग से फंक्शन होता है। तो यही इन्होंने फीचर बताया हुआ है कि सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, सेपरेट यानी कि अलग से, तो एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है बेटे, ठीक है। जैसे प्लानिंग का अपना औचित्य है, ऑर्गेनाइजिंग का है, वैसे ही स्टाफिंग का भी अपना एक औचित्य रहता है, अपनी एक, ठीक है, इंपॉर्टेंस रहती है। So the second important feature of staffing is that it is a separate managerial function, यानी एक separate managerial function है। Separate managerial function means that far from being a major part of some function, it is itself a main function, यानी ये एक सब पार्ट ना होकर, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट ना होकर खुद एक मेजर फंक्शन है, मैनेजमेंट का खुद एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थर्ड देखिए, असेंशियल एट ऑल मैनेजर लेवल, असेंशियल का मतलब होता है जरूरी, नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो ये बेटे नेसेसरी या जरूरी असेंशियल होता है एट ऑल मैनेजर लेवल, असेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। तो आपको तो पता है ये मैनेजरियल लेवल क्या होता है बेटे, तीन अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है। टॉप लेवल हो गया हमारे पास, इसके बाद मिडिल लेवल होता है हमारे पास बेटे, मिडिल लेवल, और फिर आता है लोअर लेवल। तो आप कोई सा भी लेवल देख लीजिए, टॉप मिडल या लोअर बेटे, सभी सभी लेवल पर हमें ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता पड़ती है, सभी लेवल पर काम किए जाते हैं, वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, और वर्क परफॉर्म करने के लिए वी नीड द ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए कहा गया है कि बेटे जो स्टाफिंग होता है वो सभी लेवल पर रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो या लोअर लेवल हो, ऑल द लेवल पर स्टाफिंग हमें चाहिए, क्योंकि हर लेवल पर हमें बेटे लोग चाहिएंगे, पीपल चाहिएंगे, एम्प्लॉय चाहिएंगे काम को करने के लिए, और उन एम्प्लॉय को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, स्टाफिंग के जरिए, ठीक है। तो देखिए, स्टाफिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल, तो सभी लेवल पर स्टाफिंग बेटे बहुत जरूरी होती है।
It must be clarified here that the establishment of a separate personal department does not free the major concern from all important functions. देखिए, एक अलग से पर्सनल डिपार्टमेंट बना दिया जाए। पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स। बेटे पहले के समय में हम उसे पर्सनल डिपार्टमेंट कहते थे। आज के समय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं होता, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बेटे कि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाने से हम फ्री नहीं हुए हैं। हम फ्री नहीं हुए बेटे, हमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाने के बाद भी स्टाफिंग फंक्शन देखना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट में देखना पड़ता है कि कितनी पोस्ट खाली है, टॉप लेवल पर कितनी है, मिडिल पर कितनी है, हर जगह हमें देखना पड़ता है बेटे। तो अगर मैनेजर ये सोच ले कि मैंने पर्सनल डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट बना दिया और मेरी जो काम है उसे छुटकारा मिल गया, तो ऐसा कभी नहीं होता बेटे। The aim of establishing this department is to assist the manager at every level. जो हर डिपार्टमेंट बनाने का एम या लक्ष्य होता है वो ये होता है बेटे कि मैनेजर को असिस्ट किया जा सके बेटे, सहायता दी जा सके, ठीक है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टाफ। ठीक है, ताकि उन्हें स्टाफिंग का फंक्शन आसानी से परफॉर्म करने में सहायता मिले बेटे। ठीक है, तो हम स्टाफिंग पढ़ रहे हैं बेटे। स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंट पोस्ट को भरना और उन्हें भरे रहना स्टाफिंग कहलाता है, और उन पोस्ट को हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल से भरना होता है बेटे। तो 3 फीचर हो गए हैं आपके। चौथा और फोर्थ फीचर आप देख सकते हैं। फोर्थ फीचर आपका आ रहा है स्टाफिंग का रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्युटली रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टाफिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करता है बेटे, अपने उत्तर कैसे। देखिए, पहले लेसन में हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थे, सोशल ऑब्जेक्टिव थे, पर्सनल थे। सोशल ऑब्जेक्टिव अगर आप ध्यान करो बेटे तो सोशल ऑब्जेक्टिव में 4-5 पॉइंट है। पहला सोशल ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि हम एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के दे, वो भी फेयर प्राइस पर। फिर हम एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड ना करें बेटे, फिर हम सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाए, फिर हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, समाज के लोगों को काम मिलेगा बेटे, उनकी वेलफेयर में इंक्रीज होगा, उनके कल्याण में बढ़ोतरी होगी। तो स्टाफिंग करके, तो इस स्टाफिंग के दौरान क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज की नियुक्ति की जाती है, एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है। तो हम कर क्या रहे हैं बेटे, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के बाद हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, निभा रहे हैं एक तरीके से बेटे। तो सिंपल सी बात है, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करके वी आर डिस्चार्जिंग अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, तो स्टाफिंग डील्स विद द ह्यूमन बीइंग, सबको पता है स्टाफिंग ह्यूमन बीइंग के साथ, मानव प्राणियों के साथ डील करता है। एंड मैन इज अ सोशल एनिमल, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, सोशल एनिमल होता है। Since it is connected with human beings, so सिंपल सी बात है बेटे, स्टाफिंग इज कनेक्टेड विद ह्यूमन बीइंग्स, इसका सीधा रिलेशन ह्यूमन बीइंग से होता है। ठीक है, सो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज टू बी बोर्न। तो बेटे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, हमें लोगों को काम देना होता है, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, द मैनेजर शुड टेक केयर एंड इम्पार्शियल व्हाइल गोइंग थ्रू द एलाइड फंक्शन। ठीक है, तो बेटे मैनेजर को रिक्रूटमेंट करते समय या स्टाफिंग करते समय इम्पार्शियल रहना पड़ता है, बायसनेस बिल्कुल नहीं दिखानी। ये नहीं कि उसका एक फेवरेट कैंडिडेट आया है या उसका दोस्त या उसका रिश्तेदार आया है तो वो उसे काम पर लगा ले और एक कॉम्पिटेंट पर्सन को ना लगाए बेटे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका दोस्त कॉम्पिटेंट है, पढ़ा लिखा है, एब्सोल्युटली बेटे टैलेंटेड है, तो ठीक है, वही डिजर्व करता है। लेकिन अगर आपका दोस्त टैलेंटेड नहीं है बेटे, ठीक है, और उसकी तुलना में कोई और पर्सन ज्यादा कॉम्पिटेंट, ज्यादा बेटे ठीक है स्किलफुल है, तो फिर हमें उसी पर्सन को लगाना चाहिए। स्टाफिंग करते समय बेटे हमेशा मनुष्य की स्किल्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि हमारे उसके साथ संबंध क्या है उससे बेटे। तो इसलिए कहा गया है कि भाई स्टाफिंग जो है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें कॉम्पिटेंट पर्सन को लगाना चाहिए और हमें बेटे विदाउट इम्पार्शियलिटी, बिना किसी बायसनेस के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्रमोशन करना चाहिए बेटे। ठीक है, तो ये था इसका फोर्थ फीचर कि इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाता है, समाज के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं उनका निर्वहन किया जाता है, उन्हें पूरा किया जाता है। और फिफ्थ है
इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इफेक्ट ऑफ इंटरनल यानी कि आंतरिक वातावरण बेटे, तो जो स्टाफिंग होती है वो आंतरिक वातावरण से प्रभावित होती है। तो इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो स्टाफिंग पर बेटे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बेटे, प्रमोशन रिलेटेड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। क्या हो सकती है कि भाई हम सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोशन करेंगे, यानी कि जिसकी एज हाई है उसका पहले प्रमोशन होगा, जिसकी एज लो है उसका बाद में होगा बेटे। ये हो सकती है एक पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी होती है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन, कि भाई परफॉर्मेंस दिखाओ। अगर आप 6 महीने पहले ही आए हो ऑर्गेनाइजेशन में और आप तगड़ी परफॉर्मेंस देते हो, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पहुंचाते हो, तो फिर आपका प्रमोशन किया जाएगा। तो ये पॉलिसी होते हैं बेटे। तो स्टाफिंग को इंटरनल एज वेल एज, अब एक्सटर्नल में गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब जैसे मान लीजिए हरियाणा में, एग्जांपल दे रहा हूँ केवल, हरियाणा में मान लीजिए ये एक्ट लागू कर दे हरियाणा गवर्नमेंट कि हरियाणा में जितनी भी कंपनियां भाई उसमें 80% लोग हरियाणा के ही होंगे, बाकी 20% आप बाहर के स्टेट के लगा सकते हो, बट 80% हरियाणा के ही होंगे। तो सोच के देखिए ये पॉलिसी भी इम्पैक्ट करेगी गवर्नमेंट की। फिर कंपनियों को बेटे 80% लोगों की रिक्रूटमेंट हरियाणा में से ही करनी पड़ेगी। तो स्टाफिंग को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट इफेक्ट करते हैं बेटे, दोनों ही एनवायरनमेंट प्रभावित करते हैं। पढ़ के देखते हैं, देखिए इसको बुक की लैंग्वेज में। So the performance of staffing is affected by internal and external environment। तो इन्होंने कह दिया कि भाई स्टाफिंग जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। The internal environment of the enterprise include policies। इंटरनल एनवायरनमेंट में कंपनी की खुद की पॉलिसी शामिल होती है बेटे, connected with the employee like promotion policy, demotion policy, transfer policy। कंपनी की प्रमोशन पॉलिसी होती है, जिसका एग्जांपल मैंने दिया कि भाई एज बेस्ड प्रमोशन होगा, या फिर उनकी डिमोशन पॉलिसी हो सकती है। प्रमोशन में हम आगे बढ़ते हैं, एक पद ऊपर जाते हैं, डिमोशन में हम एक पद नीचे भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर किसी टीचर की रिक्वायरमेंट हुई है 11th और 12th में, किसी टीचर की रिक्वायरमेंट हुई है 11th और 12th में, और वो टीचर जाके पढ़ा रहा है बच्चों को, लेकिन बच्चे संतुष्ट नहीं है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि तो टीचर को लैक ऑफ नॉलेज है बेटे, आता ही नहीं है पढ़ाना, या उसे 11th-12th की नॉलेज कम है, ठीक है, वो केवल किताबी लैंग्वेज में पढ़ाता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता। तो हो सकता है बेटे वो स्कूल उसका डिमोशन कर दे, उसे 11th-12th में पढ़वाने की बजाय उसे 8th या 9th क्लास दे दे, तो ये होता है डिमोशन। प्रमोशन बेटे, कोई टीचर 9th-10th में जबरदस्त विलन पढ़ा रहा है और उसे हम 11th या 12th क्लास दे दे, वो प्रमोशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है बेटे, जो अच्छा काम नहीं करता उसका डिमोशन कर दिया जाता है, नीचे भेज दिया जाता है, और जो अच्छा जबरदस्त ब्रिलियंट मेहनती पर्सन होता है जो काम करके दिखाता है उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो ये अलग अलग पॉलिसियां होती है कंपनी की बेटे, जिस पर आपकी स्टाफिंग निर्भर करती है, स्टाफिंग डिपेंड करती है। तो देखिए, if as a matter of policy the vacant posts are to be filled by promotion। तो कई बार कंपनी की पॉलिसी होती है कि एक रेलिवेंट पोस्ट को हम केवल प्रमोशन से ही भरेंगे, बाहर से भरेंगे ही नहीं उसे, तो उस पोस्ट को फिर प्रमोशन के जरिए ही भरा जाएगा, प्रमोशन के जरिए किसी लोअर लेवल के एम्प्लॉय को ऊपर उठाकर रखा जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय ऑलरेडी बेटे काम कर रहा होगा उसी का ही प्रमोशन किया जाएगा हायर जॉब के लिए, हायर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल बी अपॉइंटेड ओनली एट लोअर पोस्ट। और जो आउटसाइड बाहर बेटे लोग होंगे काम करने वाले, उन्हें लोअर पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा। तो ये तो हो गई कंपनी की इंटरनल पॉलिसी। अब देखिए एक्सटर्नल। तो इन दिस वे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है जो इफेक्ट करता है, जैसे कि बेटे गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया हरियाणा का, कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट मान लो ये डिक्लेयर कर दे कि भाई केवल हरियाणा के लोग ही भरे जाएंगे 80%। या फिर एजुकेशनल एनवायरनमेंट, भाई नई नई एजुकेशन, नई नई टैलेंटेड नॉलेजेबल पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पॉलिसी आपकी हो सकती है। So it can be policy of the government that in a particular enterprise employees should be recruited only through employment exchange। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है बेटे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में केवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ही रिक्रूटमेंट की जाएगी, अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो फिर हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ही करना पड़ेगा। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लगे होते हैं बेटे, ठीक है, वहां पर जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं उन्हें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है बेटे, अपना नाम, अपना एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है।
इसके बाद जो भी फिर जॉब निकलती है बेटे, उन जॉब के लिए उन लोगों को प्रेफर किया जाता है, उन्हें फिर नोटिफिकेशन भेजी जाती है। तो ये भी हो सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल ट्रेनिंग कैंप। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एम्प्लॉय को स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग कैंप प्रोवाइड कराकर देते हैं, जिससे कि बेटे वो हायर लेवल की जॉब को सीख लेते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्हें इफेक्ट करता है। तो बेटे ये तो थे हमारे फीचर। अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी कि महत्व, यानी कि लाभ एक तरह से। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये तो थे फीचर, विशेषताएं बेटे, विशेषताएं अलग होती है और इंपॉर्टेंस अलग होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस में हम लाभ देखते हैं, विशेषताओं में हम उसके जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, महत्व, स्टाफिंग के महत्व। महत्व आ रहे हैं स्टाफिंग के, यानी लाभ आ रहे हैं। सबसे पहले बेटे हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड obtaining competent पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब मैं बता चुका हूं बेटे, ठीक है, एम्प्लॉय होता है पर्सोनल का मतलब। तो स्टाफिंग का हमें ये फायदा है कि स्टाफिंग हमें हेल्प करती है, हमें सहायता करती है बेटे, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सोनल को डिस्कवर करने में। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट यानी कि, ठीक है, क्वालिफाइड बेटे, क्वालिफाइड पर्सन जो होते हैं, कॉम्पिटेंट, जिनमें क्षमता होती है काम करने की, कॉम्पिटेंसी होती है, क्षमताओं का विकास होता है। बेटे थैंक्स टू द स्टाफिंग, स्टाफिंग के जरिए हम अच्छे कॉम्पिटेंट पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर सकते हैं, वहां पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटे स्टाफिंग के अंदर पहले एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है, फिर उनका इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, फिर ट्रेनिंग दी जाती है बेटे, सिलेक्शन किया जाता है। तो अच्छे कॉम्पिटेंट पर्सनल को बेटे ढूंढने में काफी सहायता मिलती है हमें स्टाफिंग की सहायता से। देखिए अंडर द स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज। तो स्टाफिंग के अंदर जो लेटेस्ट टेक्निक्स होती है उनका यूज किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है बेटे, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक्निक को यूज किया जाता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप इट बिकम पॉसिबल टू सर्च फॉर एंड टू सेलेक्ट द एम्प्लॉय फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो बेटे रिक्रूटमेंट की जाती है अलग अलग लोगों से, और इससे हमें हेल्प मिलती है अलग अलग लोगों को वेरियस पोस्ट पर अपॉइंट करने में और उन्हें सिलेक्ट करने में। अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में बेटे एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है और सिलेक्शन के अंदर हम एक बेस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। तो बेटे स्टाफिंग के जरिए हम कॉम्पिटेंट पर्सनल को सेलेक्ट करते हैं और उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पहला फायदा है। सेकंड फायदा देखिए हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। बेटर यानी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और परफॉर्मेंस यानी कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका वर्क, आपका कार्य। तो स्टाफिंग में क्योंकि हम बेटे बेस्ट कैंडिडेट को चुन रहे हैं, और सिंपल सी बात है बेस्ट कैंडिडेट अपने काम में एक्सपर्ट है, अपने काम में बेटे निपुण है, स्पेशलाइज्ड है। तो इसीलिए स्टाफिंग के जरिए हम काम को बेटर ढंग से, ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बेटर तरीके से कर सकते हैं। देखिए थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग की सहायता से, स्टाफिंग के माध्यम से राइट पीपल आर पोस्टेड एट राइट प्लेस। तो सही लोगों को सही जगह पर लगाया जाता है, सही पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। डज सुटेबल पीपल आर टू बी सेलेक्टेड। तो सुटेबल लोगों को, सुटेबल पीपल को सेलेक्ट किया जाता है बेटे, ठीक है। कीपिंग इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट, यानी पोस्ट की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जैसे जो मैनेजरियल पोस्ट होते हैं बेटे उनके लिए हमें एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि मैनेजरियल पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटे। इस पोस्ट पर हमें गलत रिक्रूटमेंट अगर कर दें तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम एक मैनेजर पोस्ट पर या हाई इंपोर्टेंट पोस्ट पर हाई कॉम्पिटेंट पर्सनल को अपॉइंट करते हैं बेटे, जिससे कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में काफी सहायता मिलती है। तो बेटे स्टाफिंग से सुटेबल पीपल को Minto, what is your problem? What do you want?
बेटे हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंस का कि हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। तो बेटे डेफिनेटली स्टाफिंग की सहायता से हमें ठीक है बेटर परफॉर्मेंस में सहायता मिलती है। ठीक है, सुटेबल पीपल को सेलेक्ट किया जाता है, उनकी बेटे कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखकर सेलेक्ट किया जाता है। एज अ रिजल्ट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉय। तो इससे बेटे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। थर्ड देखिए इंपॉर्टेंस क्या होती है, हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल। बेटे मैं एक बात आपको बता दूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अगर आप सोच रहे हो पैसे की, मशीन की या मटेरियल की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल गलत हो बेटे। एक ऑर्गेनाइजेशन को लंबे या लॉन्ग रन में सर्वाइवल करने के लिए बेस्ट सुटेबल पर्सनल्स की आवश्यकता होती है, अच्छे एम्प्लॉय। अच्छे एम्प्लॉय की सहायता से बेटे कंपनी लॉन्ग रन में सर्वाइव करती है। जिस कंपनी के एम्प्लॉय अच्छे नहीं होते, ठीक है, उस कंपनी बेटे लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाती। स्कूल का एग्जांपल आप देख सकते हो, स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ग्राउंड अच्छा है बेटे, सब चीजें अच्छी है, लेकिन अगर अच्छे टीचर्स, अच्छे अध्यापक उस स्कूल में नहीं है तो वो बिल्डिंग मैटर नहीं करेगी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर नहीं करेगा बेटे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन सर्वाइवल के लिए एम्प्लॉय अच्छे चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय स्टाफ, अच्छा स्टाफ बढ़िया चाहिए बेटे। तो स्टाफ होता है, एम्प्लॉयज होते हैं जो उसे लॉन्ग रन पर लेकर जाते बेटे। तो स्टाफिंग के दौरान हम अच्छे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें लॉन्ग रन सर्वाइवल में सहायता मिलती है, लॉन्ग रन में हमें फायदा पहुंचता है। तो थर्ड एडवांटेज यही है बेटे कि हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल। तो बेटे कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल में हमें सहायता मिलती है। एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज की ग्रोथ करने में भी हमें सहायता मिलती है बेटे। ठीक है, एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। तो थैंक्स टू द बेटे स्टाफिंग, स्टाफिंग की सहायता से, स्टाफिंग की हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाता है, और साथ ही साथ बेटे एक एंटरप्राइज की ग्रोथ भी पॉसिबल हो पाती है। So every enterprise aspire for a continuous survival and growth। तो हर एंटरप्राइज चाहता है कि वो लगातार सर्वाइवल करे और उसकी ग्रोथ होते रहे। ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे? देखिए, आपकी सेल बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपकी मशीनें बढ़ रही हैं, आपके एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, इसे हम ग्रोथ कहते हैं बेटे। ग्रोथ को मेजर करने के यही 3-4 बेटे, ठीक है, एट्रीब्यूट होते हैं। इन एट्रीब्यूट की सहायता से ही ग्रोथ को मेजर किया जाता है। अगर समय के अनुसार आपकी बेटे सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मशीनों की संख्या बढ़ रही है, एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ रही है, तो ग्रोथ है बेटे। तो सिंपल सी बात है, अगर एम्प्लॉय आपके बढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर 50 एम्प्लॉय थे, इस साल 100 हो गए, अगले साल 200 हो जाएंगे, तो इसका मतलब एंटरप्राइज ग्रोथ की तरफ जा रहा है, वृद्धि की तरफ जा रहा है। तो एवरी एंटरप्राइज की इच्छा होती है कि भाई वो लगातार सर्वाइवल और ग्रोथ करता रहे, और ये पॉसिबल होता है केवल ह्यूमन असेट्स के जरिए। अगर आपका ह्यूमन असेट्स सुप्रीम क्वालिटी का है, सुप्रीम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि उच्च, उच्च क्वालिटी का, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का है, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन सर्वाइवल में सहायता मिलेगी। दिस एस्पिरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी फुलफिल्ड थ्रू स्टाफिंग। तो जो एंटरप्राइज की एस्पिरेशन, ये इच्छा, ये आशा है बेटे, ठीक है, वो स्टाफिंग के जरिए ही पूरी हो सकती है। अंडर दिस कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। तो इसके अंदर बेटे कंटिन्यूअस प्लानिंग, लगातार प्लानिंग की जाती है मैनेजर्स को डेवलप करने के लिए, अच्छे मैनेजर को भविष्य में दिखाने के लिए। दे आर मेड एबल टू फेसेस द कॉन्टिजेंसीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है मुश्किलें, कंटिजेंसी का मतलब जो अचानक आए बेटे। तो फ्यूचर में अचानक आने वाली मुश्किलों को हम अच्छे ढंग से बेटे फेस ऑफ कर पाते हैं, अच्छे ढंग से उन्हें बेटे हम मैनेज कर पाते हैं, अगर हमारा स्टाफ सुप्रीम क्वालिटी का है तो। हमारा स्टाफ सुप्रीम क्वालिटी का नहीं है, बेकार क्वालिटी का, यूं ही हमने अनस्किलफुल रिश्तेदारों को अपने भर्ती कर रखा है बेटे, तो उन सिचुएशन का सामना नहीं कर पाएगा एंटरप्राइज और डूब जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कॉम्पिटेंट पर्सनल है तो बेटे ये जितनी भी कंटीजेंसी कॉम्प्लेक्सिटीज आपके सामने आएगी, आप उन्हें सक्सेसफुली रिमूव कर दोगे और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाओगे बेटे। तो ये था आपकी थर्ड इंपॉर्टेंस कि भाई लगातार सर्वाइवल और ग्रोथ में हमारी सहायता करती है स्टाफिंग। फोर्थ देखिए, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यानी कि सर्वश्रेष्ठ, और यूटिलाइजेशन यानी कि प्रयोग। तो बेटे एम्प्लॉय का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने में ये हमारी सहायता करती है। क्यों? क्योंकि हम एक बेस्ट एम्प्लॉय को बेस्ट काम पर लगा रहे हैं।
एक बेटे एमबीए एम्प्लॉय है और उसे हम सुपरवाइजर बनाते बेटे, तो इसका मतलब हम उसकी कॉम्पिटेंसीज को, हम उसकी क्वालिटीज को बर्बाद कर रहे हैं। एक एमबीए डिजर्व करता है मैनेजर पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट पे, चाहे वो परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर हो। हम उसे सुपरवाइजर बना दे बेटे, ठीक है, वर्कर को संभालने के लिए उसे छोड़ दें, तो बेचारे की क्वालिटी सारी बर्बाद हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर हम उन्हें उनकी क्वालिटी, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार बेटे पोस्ट देते हैं। इसका मतलब हम उनकी क्वालिटीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सर्वोत्तम प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स का बेटे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हम उन्हें उनकी योग्यता, उनके बेटे कला, उनके स्किल्स के अनुसार जॉब दे रहे हैं। इससे वो सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे और अपनी एबिलिटीज को पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सुधारने में लग जाएंगे। देखिए, अंडर स्टाफिंग, स्टाफिंग के दौरान ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स आर परफॉर्म सिस्टमैटिकली। तो सारी एक्टिविटीज को सिस्टमैटिकली स्टेप वाइज, स्टेज वाइज, सीक्वेंस वाइज पूरा किया जाता है बेटे, कोई भी स्टेप को बीच में छोड़ा नहीं जाता। बाय डूइंग दिस द सिचुएशन ऑफ ओवर मैनी नेवर अराइजेस, ठीक है, तो इससे ओवर मैनी यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन की सिचुएशन अराइज नहीं होती। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय टेक प्लेस। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है, उनका सर्वोत्तम प्रयोग हो पाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ साथ बाय मेकिंग एम्प्लॉय अवेलेबल एट राइट टाइम, तो सही समय पर हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराकर देते, ठीक है, जो हर्डल, जो रुकावटें आती है काम में, उनको भी हम इजिली ओवरकम कर लेते हैं, उन पे भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये भी फायदा है कि भाई एम्प्लॉयज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में सहायता करती है हमें स्टाफिंग। फिफ्थ एडवांटेज आ रहा है, लास्ट जो है ये इसका, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फैक्शन। बेटे जॉब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन वाला होता है संतुष्टि मिलना, और संतुष्टि मुझे कब मिलती है? देखिए, मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, कॉमर्स का लेक्चरर हूँ, मुझे अगर 11th-12th क्लास मिल रही है कॉमर्स की पढ़ाने के लिए, मैं संतुष्ट रहूंगा। इसके विपरीत अगर मुझे स्कूल में 7th या 8th क्लास दे दी जाए पढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा बेटे। यानी एक एम्प्लॉय संतुष्ट जब होता है जब उसकी क्वालिटीज, उसकी एबिलिटीज, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे जॉब मिलती है बेटे, तब वो संतुष्टि फील होता है। अच्छा, जॉब भी क्वालिटी की मिल जाए लेकिन रुपए अच्छे ना मिले, यानी जॉब के अकॉर्डिंग रुपए ना मिले बेटे, तो भी फिर वो डिससेटिस्फाई फील करता है। जैसे मान लीजिए पढ़वा तो मुझसे वो 11th-12th ही रहे, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए दे रहे, पीआरटी टीचर के इक्वल, तो भी हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो बेटे जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो सेटिस्फाइंग सैलरी, सैलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड बेटे, ठीक है, जो आपकी जॉब है वो आपकी क्वालिटीज, आपकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो स्टाफिंग में ये मेक श्योर किया जाता है कि एक राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाया जाए, उसकी कॉम्पिटेंसी, उनकी क्वालिटी, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसे जॉब दी जाए, उसकी सैलरी भी अच्छी तय की जाए। तो इसलिए बेटे यहाँ पर जो होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करने में सहायता मिलती है। एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय, मोरल का मतलब मोटिवेशन, और हम उसका मोरल यानी कि उसके मोटिवेशन को भी बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं बेटे, थैंक्स टू द स्टाफ, थैंक्स टू द स्टाफिंग। तो देखिए बता रखा है कि अंडर स्टाफिंग, स्टाफिंग के दौरान बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से पढ़ के बेटे, अच्छे से स्टडी करके, देयर प्रेफरेंस फॉर द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, तो उनकी प्रेफरेंस, उनकी प्राथमिकताओं को समझने में सहायता मिलती है। प्रमोशन पॉलिसी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और उनकी सैलरी डिसाइड करने में हमें सहायता मिलती है। तो स्टाफिंग के दौरान बेटे सभी एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज को, उनके एनवायरनमेंट को, ठीक है, उनकी सैलरी को, उनके प्रमोशन के, उनके ट्रेनिंग को, उनकी डेवलपमेंट को ध्यान में रखा जाता है और फिर जॉब पर लगाया जाता है बेटे, उन्हें एक अच्छी रेम्युनरेशन दी जाती है। एन एफर्ट इज मेड, एक एफर्ट, एक प्रयास किया जाता है टू प्रोवाइड देम विद ऑल द डिजायर्ड फैसिलिटी, जितनी फैसिलिटी हम उन्हें दे सके, जितनी सुविधाएं हम उन्हें दे सके, हम पूरी कोशिश करते हैं उन्हें वो सुविधाएं देने की। Special care is to be taken that in no way the pay package of employee is reduced, हम पूरी कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय का पे पैकेज रिड्यूस नहीं होना चाहिए बेटे। So in this situation they get total job satisfaction, तो जब उन्हें उनकी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग जॉब मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है बेटे, तो वो सेटिस्फाई महसूस करते हैं, संतुष्ट महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये था एडवांटेज। कंक्लूजन आ रहा है आपके सामने, कंक्लूजन देख लीजिए। निष्कर्ष,
From the aforementioned reason, तो इन reasons के चलते it is quite evident that today human resource is the base for the success of organization. तो ये क्वालिटीज देखते हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बेस होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का सफलता का कारण होता है बच्चे. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर फिजिकल रिसोर्स. किसी दूसरे फिजिकल रिसोर्स की तुलना में सबसे इम्पोर्टेंट आपका ह्यूमन रिसोर्स ही बच्चे होता है. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स आपका सबसे जरूरी होता है बेटे. ठीक है, स्टाफिंग हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्लेइंग दिस फंक्शन. तो ह्यूमन रिसोर्स को बेटे सक्सेसफुली एक्वायर करने में और उन्हें मोरलाइज करने में, मोटिवेशन हाई करने में स्टाफिंग अच्छी जो परफॉर्म करता है. तो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दिस फंक्शन. तो इससे बेटे इस फंक्शन पर फोकस होना आसान हो जाता है. तो ये थी बेटे स्टाफिंग. आज हमने आपको बताया स्टाफिंग, स्टाफिंग के फीचर और स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस. स्टाफिंग क्या होते हैं बेटे? नियुक्तिकरण, यानी कि एक बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट से एक जॉब को फिलअप करना और उसे फिलअप ही रखना. ठीक है, भरे ही रखना बेटे, खाली ना होने देना. ठीक है, तो ये आपका कहलाता है स्टाफिंग बेटे. ठीक है, कल है फ्राइडे बेटे. कल आप मुझे 4 लेसन चेक कराओगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. पीडीएफ के रूप में आप. यस, बताइए बेटे. रिक्रूटमेंट होता है भर्ती, भर्ती करना. देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन इनवाइट करता है, भाई देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन बेटे रिक्रूटमेंट करता है यानी एम्प्लॉय को हायर करता है, सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन निकालता है. ठीक है, लोगों को वो एप्लीकेशन भरनी होती है, उसे ही प्रोसेस को हम भर्ती कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं बेटे. रिक्रूटमेंट में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और एप्लीकेशन भरे, फिलअप करें बेटे. हम लोगों को इनवाइट, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं टू फिल द पोस्ट. भाई पोस्ट को भरो आप लोग, वही रिक्रूटमेंट कहलाते हैं बेटे. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि रिक्रूटमेंट के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब के लिए अप्लाई करें. भर्ती, भर्ती बेटे एक यही प्रक्रिया है, एप्लीकेशन इनवाइट करना. एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद फिर सिलेक्शन किया जाता है. हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी है, कुछ अच्छी होगी कुछ बेकार होगी, फिर सिलेक्शन किया जाता है. तो आपने भर्ती पूछा है, तो भर्ती केवल इसी स्टेप को कहते हैं जब हम किसी जॉब को फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं. जैसे ही लोग एप्लीकेशन भर देते बेटे, रिक्रूटमेंट हो चुकी है. अगला काम सिलेक्शन का आएगा. अब हमें सिलेक्शन करना है, चयन करना है बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट का. ठीक है बेटे, तो एप्लीकेशन इनवाइट करना रिक्रूटमेंट कहलाता है. ठीक है पलक? ओके, भाई आपको नोट कल 4 लेसन. ठीक है, 2 लेसन की कई बच्चों ने कराई है, कईयों ने नहीं कराई, मतलब ज्यादातर ने नहीं कराई. 6 या 7 बच्चों ने कराई है केवल, बाकियों ने नहीं कराई. कल फ्राइडे को आप 4 लेसन की नोटबुक मुझसे चेक कराओगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. पीडीएफ मेरे पास भेजे बेटे, और कल जिन्होंने नहीं भेजी मेरे पास, शाम को फिर उसके नाम पोस्ट कर दी जाएंगे ग्रुप के अंदर. और आज से बेटे आपकी अटेंडेंस भी ग्रुप में पोस्ट होगी. जिन बच्चों ने क्लास नहीं लिया आज उसकी अटेंडेंस पोस्ट होगी, शाम तक पहुंच जाएगी. डेली अब आपके नाम ग्रुप में जाएंगे, प्रिंसिपल मैडम उन्हें पढ़ेंगे, ब्रह्मजीत सर उन्हें पढ़ेंगे बेटे. तो आपके पास फोन भी आ सकता है मैडम का कि भाई क्यों नहीं लिया आपने क्लास, रीजन बताओ. तो इसलिए क्लास अब डेली लेना शुरू करो, आज से आपकी अटेंडेंस डलेगी बेटे. ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए. ठीक है, खुशी के साथ पढ़िए, प्रेशर के साथ मत पढ़िए, दबाव के साथ मत पढ़िए बेटे. ठीक है, तो टाइम हो चुका है क्लास का. तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है. नेहा, प्रियंका, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो बेटे. नेहा, प्रियंका, मोहित, पलक, हर्ष, साक्षी, स्नेहा, गुंजन, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटे, अदरवाइज फिर हम खत्म करते हैं इस क्लास को. एनी प्रॉब्लम? प्लीज रिप्लाई यस और नो. Very much, बेटे. थैंक यू. यू कैन गो नाउ. थैंक यू.